हेलो। ठीक, चलो सही, हाँ बढ़िया। ओके जी। अब ध्यान तो नहीं कोई देगा तो बंद ही हो जाएगा डोर, राइट। जैसे कि कल हम लोगों ने केपलर के बारे में पढ़ लिया था, यानी ग्रेविटेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। तो अगर बात करें ग्रेविटेशन के लिए तो हमने 3-4 चीजें पढ़ी थी, ठीक है। पहला क्या पढ़ा था बताइए? पहला किसका? अगर हम बात करें, पहला टॉलमी का मॉडल पढ़ा था। टॉलमी ने ये बताया था कि अर्थ सेंटर पर है, ठीक है। सर और प्लेनेट सारे उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड अगर हम लोग देखें तो सेकंड में क्या था? आर्यभट्ट का हेलियोसेंट्रिक मॉडल। उसमें ये था कि जो सन है वो सेंटर पे है, बाकी जो प्लेनेट हैं सारे उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद हम लोग आते हैं निकोलस कॉपरनिकस। तो निकोलस कॉपरनिकस ने ये कहा था कि जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर ऑर्बिट है। और उसके बाद कौन आया था? कौन? टाइको ब्राहे, नेक डाई एक्सपेरिमेंट। अरे बीच में एक आर्यभट्ट भी थे, ठीक है ना। निकोलस कॉपरनिकस से पहले आर्यभट्ट भी थे, ठीक है, जो कि हम लोग भूल गए हैं। और गैलीलियो ने सपोर्ट किया था निकोलस कॉपरनिकस का, राइट। और उसके बाद आया हमारे पास ये टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे ने नेक डाई एक्सपेरिमेंट किया, और नेक डाई एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या किया? नेक डाई एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बहुत ढेर सारा डाटा कलेक्ट किया, और उनके एक स्टूडेंट थे केपलर। और केपलर ने उस डाटा के अकॉर्डिंग 3 प्रिंसिपल दिए, ठीक है। कौन कौन सा प्रिंसिपल था? लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट था। उसके बाद लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी था, और उसके बाद लॉ ऑफ पीरियड था, ठीक है। तो इन तीनों प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखा था। न्यूटन ने एक यहाँ पे जो लिखा हुआ था इसके पहले, न्यूटन ने अपना कंक्लूजन दिया। तो न्यूटन ने कंक्लूजन दिया, तो न्यूटन ने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और कोई और ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो, अगर इसका मास m कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है, तो m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब एक बात याद रखना, ये कैसे आया था? याद है ना, ये केपलर के प्रिंसिपल से आया था। अगर कल का हम लोग क्लास देखें तो कल के क्लास में ये था कि जो केपलर का प्रिंसिपल था, केपलर के प्रिंसिपल से यहाँ पे डिराइव किया गया था, ठीक है। और उस डेरिवेशन से आ गया था कि F इज प्रोपोर्शनल टू दी m और F इज प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर। और उन्हें सर्कुलर ऑर्बिट लेके सॉल्व किया था प्रॉब्लम। यहाँ से ये चीजें आ गई थी हमारे पास। अब ये दोनों चीजें जो आई हमारे पास, इसमें एक कांस्टेंट आया था, कुछ कांस्टेंट आया था। इस कांस्टेंट को न्यूटन ने कहा था कि हम मान लें कि वो जी एम के इक्वल है। क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट जितना फोर्स, अगर ये ऑब्जेक्ट इस पे जितना, ये ऑब्जेक्ट इसको जितने तेज से खींच रहा है वो भी इसको इतने तेज से खींचेगा। उन्होंने ऐसा थिंक किया, और यहाँ पे इसने एक कांस्टेंट दे दिया जी एम। और जी का तुम्हारा क्या नाम है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और एम हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, कैपिटल एम जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है उसका, और यहाँ पे आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आया था। ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको लिखा कैसे, इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये उनका ये जो न्यूटन का ये कंक्लूजन था उस एक्सपेरिमेंट से। तो आज हम देखो न्यूटन के ग्रेविटेशनल फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। न्यूटन का ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्या है और उसमें क्या कहा गया उसको ध्यान से सुन लेंगे हम। तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। मान लेते हैं यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट, राइट। हम हैं, आप सभी लोग हैं, हम हैं, बिल्डिंग है, मून है और मैं हूं, मून है, अर्थ है। कोई भी 2 चीजें, किसी भी 2 चीज की बात की जाए अगर, ठीक है, कोई भी, ठीक है, उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। अब जैसे मान लो कि हम बात करते हैं कोई प्लस चार्ज है और कोई निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और प्लस प्लस चार्ज हो तो क्या होगा? रिपल्सन करेगा, ऐसा है ना। तो जब ये रिपल्सन करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो 2 चीजें हो गई, एक तो अट्रैक्शन भी हो गया, रिपल्सन भी हो गया। लेकिन ग्रेविटेशनल के केस में क्या होगा? बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट ही करेगी। हाँ,
ऑलवेज सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी जहां पे मास है। समझ में आ रही बात है? ओके। अब जैसे देखो, अब क्या है, कहा जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, इनके बीच लगने वाला फोर्स, इनके बीच लगने वाला फोर्स F is directly proportional to the multiplication of mass and inversely proportional to the distance between them, square of distance between them। ठीक है ना? अब जैसे देखो यहाँ पे m1 और m2 को, ये m1 m2 और r क्या है, r क्या है, m1 m2 तो इन दोनों का मास हो गया, ये r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, तो देखो एक डिस्टेंस ये हो गया और एक डिस्टेंस ये हो गया, तो कौन सा डिस्टेंस यहाँ पे है, सेंटर से डिस्टेंस है, राइट। ये जो हमारे पास r है ना, ये सेंटर वाला डिस्टेंस है। समझ में आ गई बात है? हाँ। अब जैसे देखो क्या होता है कि जो सेंटर से डिस्टेंस है वो होता है यहाँ पे r। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है Gm1 m2 बाई r स्क्वायर, और इसका डेरिवेशन देखा है हम लोगों ने, न्यूटन का जो फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया गया था केपलर के प्रिंसिपल से। ठीक है, तो वहां पे ये आया था, ये है न्यूटन का ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, राइट। यहाँ पे जो g होता है, g इसको कहा जाता है यूनिवर्सल इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, कोई बताए? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं इसको, कोई बताए? हाँ बोलिए। हाँ हाँ। और कोई बताए? क्या बताओ, बैठ जाओ, सही है। और कुछ? यसी बताइए। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल? यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि जैसे नहीं कहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यहाँ पे भी कहा जाएगा, सन ईस्ट में होता है, ईस्ट में आता है, जापान में भी कहोगे, यूएस में भी कहोगे, ईस्ट में ही आता है ये, राइट, हर जगह यही कहोगे। उसी तरीके से यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब ये कि ये हर जगह पूरे यूनिवर्स में, ये अर्थ पे ही नहीं, अगर हम बात करें अपने ब्रह्मांड में, अपना जो गैलेक्सी है वहां पे भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वही होगी, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी टेम्परेचर हो, टेम्परेचर आपका कितना भी डिग्री सेल्सियस कुछ ना हो, क्यों ना हो, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, वो वही होती है, वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होता है टाइम के साथ या कभी भी, इसीलिए कहा जाता है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट, ये जी होता है। अब याद करना, हमने कल बताया था कि ये तो तुम्हारे पास ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हो गया, बट व्हाट इज एफ? एफ इज फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, राइट ना। एफ क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ लग रहा है कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो बिना उसके डायरेक्शन के वो वेक्टर क्वांटिटी सही होती है, नहीं होती है। यानी कोई फोर्स है, यानी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, जब तक उसको एकदम एग्जैक्ट करेक्ट नहीं माना जाएगा जब तक उसके पास उसका डायरेक्शन ना हो। तो डायरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके डायरेक्शन के बारे में क्या किया जाए, और सबसे पहली बात तो ये कि जी ऐसा कांस्टेंट है जिसके पास यूनिट है, देखो जी एक कांस्टेंट है जिसके पास यूनिट है। अब बताओ 2 पाई कांस्टेंट है ना, तो 2 पाई के पास यूनिट होता है, नहीं होता है। तो ऐसे कांस्टेंट है होते हैं जिनके पास यूनिट होते हैं, तो यहाँ पे g इज इक्वल टू दिस 6.67 10 टू द पावर 11, ये इसके पास यूनिट है, तो इसका यूनिट भी देख लेते हैं कैसे आया, सही बात, ये सारी चीज देख लेंगे हम। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट स्पेस में है, ठीक है, उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। तो ये हो गया, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये फॉर्मूला कल हम लोगों ने प्रूव किया था, ठीक है। ओके, अब ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया। अब जैसे देखो यहाँ पे सेंटर का कुछ डिस्टेंस है अपने यहाँ पे ये सेंटर का डिस्टेंस है, अगर हम इसके रेडियस को r1 कह दें और इसके रेडियस को r2 कह दें और इनके बीच के डिस्टेंस को r कहें, कैपिटल R, तो इस r को क्या लिखा जा सकता है बताओ,
r1 प्लस r प्लस r2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r1 प्लस r प्लस r2 का स्क्वायर, ये सारा आ जाएगा। यानी याद रखेंगे जब हमारे क्वेश्चन में दिया होगा कि इसका रेडियस इतना है और इसकी इतनी दूर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका रेडियस ये है, तो हमको सेंटर से सेंटर का बीच कुछ नहीं, बस ये जैसे ये आर स्क्वायर है तो यहाँ पे देखो बस जी m1 m2, अब r के यहाँ पे कितना, ये सारा है, तो r1 प्लस r प्लस r2 स्क्वायर, बस सबको ऐड करेंगे कोई नंबर ही तो आएगा ना, 2 4 6 ऐड करो कुछ तो नंबर ही आएगा ना। इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे हमारे बुक में बार बार देता है कि कोई ऑब्जेक्ट है और कोई ऑब्जेक्ट है, अब जिनका मास m1 है m2 है और इनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पे जो पॉइंट लिया गया है, जो डिस्टेंस लिया गया है, जो रेडियस लिया गया है ऑब्जेक्ट का, वो पॉइंट लिया गया है। ऑब्जेक्ट को कैसा कंसीडर किया गया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तब हमने आर कंसीडर किया है। समझ में आ रही बात है, अगर रेडियस हो तो उसके रेडियस को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। समझ में आ रही बात, तो ये होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉ, राइट। अब एक बात और, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इसको देख के लिख लेना तुम सब, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हमारे पास ओनली मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन की क्या बात है, इसमें डायरेक्शन का क्या मतलब है वो समझेंगे इसकी जस्ट बाद, लेकिन उसके पहले जी के बारे में देख लेते हैं। तो जी का यूनिट देख लेते हैं, जी का यूनिट देख लेते हैं। अब ये बताओ यूनिट ऑफ जी की अगर हम बात करें, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। जी का हमको पता करना है, और m1 m2, m1 क्या है, मास kg, m2 क्या है, kg है, तो kg इंटू kg का स्क्वायर, और नीचे क्या है r यानी मीटर का स्क्वायर, तो ये हो गया मीटर का स्क्वायर। तो ये बताइए g इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमको क्या करना होता है, अगर हम कहें आपसे 3 इज इक्वल टू 5x/4 है, तो x इक्वल टू क्या होगा, ये इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, तो 3 इंटू 4/5। सिमिलरली अगर हमें g की वैल्यू निकालनी है यूनिट की, तो m स्क्वायर इसके पास चला जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और kg नीचे आ जाएगा, kg स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ g। अब तो यूनिट हो गया। अब बताओ हम लोग यूनिट निकालते हैं फिजिक्स में, हम लोग यूनिट तो निकालते हैं, साथ ही साथ एक चीज और निकालते हैं, डायमेंशन निकाल। तो जल्दी से इसका डायमेंशन निकाल के दिखाइए क्या होगा, जल्दी से लिखे डायमेंशन इसका। जल्दी लिखिए, डायमेंशन लिख लिया, बहुत बढ़िया। चीटिंग कर रही हो तुम हंसिका। जल्दी करो। अच्छा, तो पहले फोर्स का लिखेंगे, न्यूटन का क्या होता है, mL/T-2। अच्छा ये बताओ कितने लोग को ये पता है कैसे आया है, सब लोग समझ रहे हो ना ये कैसे आया है, mL/T-2, बहुत बढ़िया। और ये m हमारे पास मीटर का है, यूनिट लेंथ है, तो जिसको हम कहेंगे L स्क्वायर, और ये हमारे पास मास जिसको कहेंगे m स्क्वायर। अब ये m ऊपर जाता है तो माइनस हो जाएगा और इसके साथ आ जाएगा, तो m टू द पावर +1 और ऊपर से जाके -2 हो जाएगा, और l के पावर 1 है और l के पावर 2 है, तो l का पावर 1 + 2 देन t टू द पावर -2। ये बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, m टू द पावर -1, l टू द पावर 3 एंड t टू द पावर -2। ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ g। ऐसे क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ g को निकाल देंगे, राइट। ये हो गया हमारे मेथड जी के इसके यूनिट को निकालने का। अब जैसे देखो हमारे पास जो आया है ये F, दैट इज फोर्स, यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और हमें आज मैग्नीट्यूड की बात नहीं करनी है, हमें इसके डायरेक्शन के बारे में भी जानना है। किसके बारे में जानना है, डायरेक्शन के बारे में। तो डायरेक्शन क्या होगा वो चेक कर लेते हैं। तो अच्छा यहाँ पर तो हमारा यूनिट हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई, ये इसका एट लास्ट डायमेंशन हो गया, ठीक है। अब जैसे देखो अगर बात किया जाए, हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है m1 मास का, आप उसको वही बड़ा वाला कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका मास m1 है, m2 है, ठीक है, इसका मास m2 है, इसका मास m1 है, राइट। अभी देखो कहा ये जाए कि
जो फोर्स है वो इस पे, जैसे देखो ध्यान समझना, एफ इस पे लगने वाला फोर्स M2 पर, ये फोर्स अगर लगाएगा तो किधर लगाएगा? सेंटर पे तो लगाएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाएगा? M2 पर फोर्स M1, जैसे एक आदमी है यहाँ पे और एक आदमी यहाँ पे है, ठीक है, और ये इसको पकड़ के खींच रहा है ऐसे, तो ये A है और ये B है, तो B पर A किधर की तरफ खींचेगा? हाँ, इधर की साइड ऐसे खींचेगा, ठीक है, हाँ, और ये किधर की तरफ खींचेगा? इस साइड। तो इसको क्या कह सकते हैं? इसको कहेंगे हम फोर्स ऑन बी बाई ए, और इसको कहते हैं फोर्स ऑन ए बाई बी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो फोर्स, ये इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? फोर्स ऑन 2 बाई 1, 2 पर फोर्स लग रहा है 1 से, और इस पे जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहेंगे? फोर्स ऑन 1 बाई 2। ये दोनों होंगे हमारे पास फोर्स। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, जो मैग्नीट्यूड है F जो लिखा जाता है, हम F21 के बारे में लिख रहे हैं, ध्यान समझना, F21 वेक्टर Gm1m2 डिवाइडेड बाई, अब ध्यान से सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहा हूं मैं। R क्या होगा इसका? अब बताओ, यहाँ पे F12 का देखो ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ये, यानी हम अगर वेक्टर ले रहे हैं, सुनो ध्यान से, हमने कोई वेक्टर लिया A एंड B, ये कोई पॉइंट है, कोई वेक्टर मैंने लिया A है, ये B है, इस वेक्टर को क्या लिखते हैं? A से B की तरफ AB वेक्टर लिखा जाता है कि नहीं? ध्यान सुन लो, इधर ये A है, ये B है, तो इसको लिखते हैं AB वेक्टर। और अगर हमने कहा ये B है और ये है, तो इसको क्या लिखेंगे? BA वेक्टर। B से A की तरफ वाले वेक्टर को BA वेक्टर लिखेंगे, और हम कह दें इस तरीके से C और D, तो इसको क्या लिखेंगे? CD वेक्टर। यानी जिधर से जा रहा है, उसको ध्यान से सुनो, जहां सेल है उसको पहले, मतलब ये रटने की बात नहीं, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको हम ऐसे लिखते हैं CD, BA, AB। अगर इस तरीके से NM होता तो हम NM वेक्टर लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे क्या लिख दिया जाता है? NM वेक्टर। अभी यहाँ पर जो R है हमारे पास, जो पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये किधर से किधर की जा रहा है? 2 से 1 की तरफ, तो क्या हो जाएगा? R21 वेक्टर। बात समझ में आ गई? किधर से किधर की तरफ जा रहा है? 2 से 1 की तरफ, तो R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे R क्या था, जो हमारे पास फॉर्मूला था, यहाँ पे ये क्या था? यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड ही तो था, इनके बीच का मैग्नीट्यूड आया। अब देखो ये इसका, ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, यानी ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा, G हो गया, M1 हो गया, M2 हो गया, R हो गया। अब बात यह है कि इसमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? तो बताओ, फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ है? इस M1 की तरफ, और इस M1 की डायरेक्शन को दिखा कौन रहा है? R21 दिखा रहा है। इस R21 का क्या मतलब? R21 का मतलब M2 से M1 की तरफ, यही तो है। तो अगर इस डायरेक्शन में हमें डायरेक्शन लेना है तो कौन से वेक्टर का यूज करते हैं? कौन से वेक्टर का यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर का। किसका यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर का। तो R21 यानी 2 से 1 की तरफ जो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस वेक्टर का नाम लेते हैं R2 यूनिट वेक्टर। याद आ रहा है यूनिट वेक्टर? ये दिया रहेगा, मैं समझा रहा हूं, तुम लोग को ये जानना है कि ये हमारे पास R21 वेक्टर है, तो R21 के डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है उसको क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को लिखते हैं ऐसे, R21 यूनिट वेक्टर। अब बताओ इस R21, अच्छा बताओ A वेक्टर यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? A मॉड ऑफ A होता है कि नहीं? A वेक्टर मॉड ऑफ A होता है,
तो वेक्टर ए को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू वेक्टर ए यूनिट ए। देखो वेक्टर ए को ऐसे लिखा जा सकता है, सुनो ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना ए कैप ए, ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। यानी कोई वेक्टर अगर लिखा गया है, सुनो इधर, अगर कोई वेक्टर ए लिखा गया है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर का डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन चाहिए, तो उसके मैग्नीट्यूड को कौन बता रहा है, ये बता रहा है ये, और डायरेक्शन को कौन बता रहा है, ए कैप बता रहा है। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, ये जी m1 m2 बाई r12 का स्क्वायर है, राइट। यहाँ पर r21 डायरेक्शन, हमारा जो फोर्स लग रहा है वो 2 से 1 के डायरेक्शन में लग रहा है। इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर है, तो इसके डायरेक्शन को दिखाएगा। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये होगा। अब जैसे ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए बी कैप। बी एन बी ए का क्या होगा, बी ए कैप। उसी तरीके सी डी का क्या होगा, सी डी कैप। उसी तरीके से R21 कैप का क्या होगा, R21 का क्या होगा, R21 कैप। तो यहाँ पे लिख देंगे R21 कैप का। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया फोर्स, डायरेक्शन। तो ये हो गया कंप्लीट फोर्स हमारे पास। ग्रेविटेशनल का जो फोर्स तुम लोगों ने 9th पढ़ा था, यही पढ़ा था F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब हमको इसको ऐसे पढ़ना है, समझ में आ गई बातें। ये हो गया हमारे पास ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। यहाँ पे r12 क्या है, ये हमारे पास इनके बीच का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये क्या है, इसका डायरेक्शन। ठीक, इस पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे ना, तो अभी हम लोग का काम बन जाएगा। चलो अच्छा, ये होगी बातें। अच्छा एक और बात बताओ, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाएगा। अगर सेकंड सिचुएशन में देखें तो ये हमारे पास m1 है, ये m2 है, ये भी फोर्स लगाएगा इस पे, ये वाला फोर्स। इसका क्या नाम होगा, फोर्स ऑन 1/2। इसको कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू सेम वही रहेगा जी m1 m2 अपान r के जगह क्या हो जाएगा, r12 मैग्नीट्यूड ऑफ 1 से 2 की तरफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r12 कैप हो जाएगा। अब ये बताइए R21 किधर है, R21 किधर की तरफ, R21 इधर की तरफ है ना, R21 कैप इधर की तरफ है, और R12 कैप इधर की तरफ है, इस डायरेक्शन में। तो दोनों क्या है, अपोजिट है। अगर हम कहें आपसे कि ये कोई ये कोई एक्सिस है, इस एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इधर की तरफ जो वेक्टर लगेगा उसको, अच्छा यहां से अगर देखो ये इधर की इस डायरेक्शन में, तो इसको माइनस आई कहेंगे, और जो इधर जाएगा उसको क्या कहेंगे, प्लस आई। अब दोनों इक्वल हैं, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो बराबर कैसे होंगे। तो देखो R12 कैप जो होता है, सुनो ध्यान से, R12 कैप जो होगा वो इक्वल विथ निगेटिव साइन ऑफ R21 कैप। ठीक है, ये अपोजिट है ना, तो जब इसके सामने माइनस लगा देंगे किसके इक्वल हो जाएगा। अरे भाई कोई वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए को हमको इस डायरेक्शन में करना है ऐसे, तो क्या करते हैं, माइनस ए कर देते हैं ना उसको। तो उसी तरीके से वेक्टर R12 कैप है, तो R12 कैप वेक्टर इस डायरेक्शन में है और R21 इस डायरेक्शन में, किसी एक को बराबर करना है, तो आप माइनस साइन लगा के लिखते हो इसको। तो देखो यहाँ पे R12 के जहाँ पे तुम लिख सकते हो क्या, माइनस F12 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर एंड माइनस साइन यहाँ कर दो और R21 कैप लिख दो। अच्छा ये बताओ ये किसके इक्वल है, F21 के। मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, वो तो 5 मीटर है तो 5 मीटर रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अब देखो इसका, ये जो टोटल फोर्स देख रहे हो ये इसके इक्वल है, यानी F12 जो फोर्स लग रहा है वो माइनस ऑफ F21, यानी इस पे जो लगने वाला फोर्स ये है जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होंगे और इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे। मतलब यहाँ से क्या आता है,
यहाँ से आता है ये कि ये जो ग्रेविटेशन लॉ है वो एक्शन एंड रिएक्शन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। तो बस ये इससे ये समझना था और हमें ये जानना था कि ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू m1m2/r², ये होता है। ठीक है, चलिए इस पे छोटा सा न्यूमेरिकल करना है आप लोगों को। चलो इसी पे कर लो। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 2 kg है, इसका मास 2 kg नहीं, 2 × 10⁻10 kg, ठीक है, और इसका 2 × 10⁻6 kg है। ठीक है, समझ रहे हैं। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है अगर हम कहें 10⁻20 kg है। ये m1 है और ये m2 है। आपको नहीं, मीटर है, 10⁻20 मीटर का डिस्टेंस है। अब क्या करना है आपको, इनके बीच में निकालना फोर्स ऑन 2/1 और फोर्स ऑन 1/2 निकालना है। यानी इस पे फोर्स, इधर वाला फोर्स ये, और इस पे ये जो फोर्स लग रहा है ये आपको निकालना है डायरेक्शन के साथ। ठीक है, इसको जल्दी से करके दिखाइए कैसे करेंगे। अब जबकि याद रखना जी की वैल्यू कितनी होती है, चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से। क्या पलक, कोई चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। अरे यार जब तबीयत खराब है तो क्यों आती हो तुम सिमरन? तो मर नहीं जाए स्ट्रगल करते हुए, मरना नहीं ना है। क्या पलक, तबीयत खराब है गुस्से में इसलिए बोल रहे हैं, तो नहीं आया ना स्कूल, पहले ठीक हो जाए तब आए स्कूल। कोई भी कुछ तो ऑब्वियस है आएगा यार। हुआ फॉर्मूला लिखो F = gm1m2/r², और वहां जो जो वैल्यू है वो रखो, जो भी रखोगे वही आएगा, दोनों सेम है, 10⁻20 वही होगा, वही होगा।
अब देखो F21 लिखोगे तो किधर होगा, 2 से M की तरफ, M1 की तरफ। हाँ, और जब M2 रखोगे, F12 रखोगे तो 1 से 2 की तरफ, ठीक है ना। तो ये क्या, ये तुमने क्या निकाल F21, तो क्या लिखोगे 2 से 1 की तरफ, यहाँ लिखोगे 2 to 1 लिख दोगे, 2 to, हाँ 2 to 1, हाँ ऐसे नहीं, 2 to 1, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ये सही है, ऐसे ही कैलकुलेट होगा। क्या निकिता, ध्यान रखिए, इधर सुनिए सभी लोग, इधर देखो, हमें f की वैल्यू निकालनी है। तो f इज इक्वल टू, देखो Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, पहले मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, दो तरीका होता है, पहले मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, ठीक है ना। g की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, m1 की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 10, और m2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर 6। अब ये हो गया हमारे पास, r की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर 20। अभी देखो बस हमने अभी मैग्नीट्यूड निकाला है, याद रखिए अभी क्या निकाला हमने, मैग्नीट्यूड निकाला है, करेक्ट। यहाँ पे ये देखो पावर को क्या करते हैं, ये 10 का पावर ये और ये, इन सब को ऐड कर दें, ध्यान सुने, सबके पावर को ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे 6 टू द पावर 6 7 इंटू 2 रख दें, और 10 टू द पावर -11 प्लस 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना है 10 टू द पावर 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 टू द पावर 20 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 40, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 6.67, 20 का स्क्वायर कहाँ है 10 टू द पावर 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 टू द पावर 40 लिखा, तो क्या दिक्कत है इसमें, प्रॉब्लम क्या है, कितना है 26.68। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ गई हमारे पास, सुनो इधर 26.68 इंटू 10 टू द पावर 16 है -15, तो 5 बचेगा, 10 टू द पावर 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 टू द पावर 40 है, कितना है 10 टू द पावर 40, तो हो गया 10 टू द पावर 40। हाँ अभी सुनो, अभी हम केवल क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, समझ रहे हो ना। अभी मैग्नीट्यूड देख ली, फिर से हम उस डायरेक्शन पे आते हैं, दो मेथड है, तो मान लो ये मेथड फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 26.68 इंटू 10 टू द पावर 5, ये ऊपर जाएगा -40, तो 2.2668 इंटू 10 टू द पावर -35। अब देखो ये जो डेसिमल होता है, ऐसा करते हैं कि डेसिमल एक पॉइंट के बाद रहे, तो इसको इधर करेंगे तो 2.668 इंटू 10 आ जाएगा यहाँ पे, और 10 का पावर 1 है, और 10 टू द पावर -35, और ये 1 इसके साथ ऐड हो जाता है, क्या होता है 10 टू पावर -34 न्यूटन, एफ की वैल्यू आ गई। अब सुनो इधर ध्यान से, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड का पोर्शन हो गया, कर सकते हैं 2.67 कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। अब ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, एफ की वैल्यू इतनी आ गई। अब सुनो इधर, एफ अभी ये क्या आया है, ये मैग्नीट्यूड आया है, डायरेक्शन तो आया नहीं, तो डायरेक्शन को क्या करेंगे, डायरेक्शन यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन। अब हम कह रहे हैं कि चलो भाई ये जो फोर्स तुमने निकाला है, ये जो फोर्स आई है वैल्यू, वो है फोर्स ऑन 2/1, तो यहाँ लिख देंगे, अगर हम लिखेंगे एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2.668 इंटू 10 टू द पावर -34 न्यूटन m2 से m1 की तरफ, m2 टू m1, तो ये क्या हो जाएगा, इससे इधर की तरफ, या लिख दो
टूवर्ड M1 या M1 की तरफ। समझ में आ गई बात है। दूसरा, अगर हम कह दें भाई ठीक है, ये अब ये तो हो गया सारा, लेकिन अगर कह दे कि नहीं नहीं ठीक है, तुमको निकालना है इस पे फोर्स, यानी M1 पर फोर्स F, देखो यहाँ पे 2 से 1 की तरफ था, अब कह दे नहीं F1 1 पे 2 से फोर्स निकालना है, तो 2.668 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 तो होगा न्यूटन, बट किधर होगा, किधर होगा बताओ, M1 टू M2, या लिखोगे टूवर्ड M2 की तरफ, ये हो गया टूवर्ड M2। तो ये हो गया ओवरऑल इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकाल के डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड निकाल के डायरेक्शन को अपने पास से रखेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन को क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे। समझ में आ गई बात है। डायरेक्शन को कैसे रखा है हमने, डायरेक्शन को कैसे लिया है हमने, पहले मैग्नीट्यूड निकाला है और डायरेक्शन को अपने कॉमन सेंस से हमने यूज किया है। समझ में आ रही बात है, ठीक है। अगर यही चीज सुन लो ध्यान से, अगर इसी क्वेश्चन को मैं कह दूं, ये क्वेश्चन तुम्हारा जस्ट एक्सिस पर है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट M1 है, ये M2 है, और इसकी वैल्यू सेम 2 इंटू 10 टू द पावर 10 kg है, और इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 6 kg है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 टू द पावर 20 मीटर। अभी ये जो फोर्स है ये हमारे पास M1 है और ये है M2, तो जो ये होगा, ये सुनो ध्यान से, M2 यानी हम कह दें कि ये वाला जो फोर्स, ये F21 2.668 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 न्यूटन, क्या लिखेंगे, निगेटिव आई कैप, वेरी गुड, निगेटिव आई कैप, यानी देखो ये इधर की तरफ है, ये आई पॉजिटिव होता है, ये वाई होता है और ये माइनस आई होता है, तो इधर की तरफ जो फोर्स लगा वो निगेटिव आई लिख देंगे। ये जो फोर्स इधर की तरफ लगेगा यानी ये, इसको हम क्या लिखेंगे, F21 कैप इज इक्वल टू, यानी 2.668 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 न्यूटन आई कैप। ठीक है, तो ये आई ये अपने पास से दिया। ठीक, एक तो ये हो गया मेथड। दूसरे मेथड की अगर हम बात करें तो ये कैलकुलेशन तो वैसे ही रहेगा, ये तो चीजें समझ में आ गई होंगी। अब सुनो, इसको इरेज कर देते थोड़ा सा, नहीं यहाँ कर देते, बोलिए इसे, वेक्टर रहेगा ना, क्योंकि वेक्टर के साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर होता है, जैसा कि बताया गया है आपको। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बात है, बैठिए। अब जैसे देखो, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एफ वेक्टर की, अगर हम बात कर रहे हैं, चलिए इस वेक्टर से ही बता दीजिए, ये तो आपने मैग्नीट्यूड निकाला, सुनो पहले, मैग्नीट्यूड निकाला और डायरेक्शन अपने पास से रखा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला और डायरेक्शन अपने पास से रखा। अभी कह दे कि आप चलो उस फॉर्मूले का यूज करो जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया है, तो F इज इक्वल टू क्या है, जी M1, इधर वेक्टर है, M2 बाई R, जैसे 1 से 2 पर फोर्स ऑन 2 बाई 1, ये रख दिया, ये हो गया 2 से 1 की तरफ वेक्टर, और यूनिट वेक्टर किधर होता है, स्क्वायर और R21 यूनिट वेक्टर, यही होता है ना। एक बात बताओ, ये तो सेम है, ये जो वैल्यू है 10 टू द पावर 20 ही है, ये जी भी वही है, M1 भी वही है, M2 भी यही है, सारा वही है, सब वही है ना। देखो जी, ये M1 भी वही, M2 भी वही, R भी वही, ये हमारे पास बच गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू तो इतनी आनी है ना, 2.6678 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 न्यूटन, लेकिन ये क्या है, R21 कैप, F21। अब R21 की वैल्यू तो 1 होती ही है, वो 10 टू, ये क्या है, ये वेक्टर R12 वेक्टर है, और हमने क्या लिखा, R12 कैप लिखा, और कैप यूनिट वेक्टर होता है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो ये हो गया। अब ये बताओ, इसी तरीके से फोर्स ऑन 1/2 क्या हो जाएगा, ये वही होगा 2.668 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 न्यूटन,
1 से किधर की तरफ, 2 की तरफ, r12 कैप। ठीक, यहाँ पे बताओ इसी तरीके से इसको लिखना है तो इस वाले को लिखना है, तो ये जो देख रहे हो ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, r21 कैप कहेंगे कि नहीं। 2 से किधर की तरफ है, 1 की तरफ है, और r21 कैप किसके है, माइनस आई के, तो इसीलिए यहाँ पे r21 के जगह पे, सुन लो ध्यान से, r21 के जगह पे क्या लिखा जाता है, माइनस आई कैप, और यहाँ पे r12 के जगह पे क्या लिख देते हैं इस तरीके से, आई कैप। तो एक पॉजिटिव, अब देखो यहाँ पे सेम है बट अपोजिट इन नेचर है, तो ऐसे होगा ये, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना और आगे कल पढ़ते हैं।